मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिससे भारत में इतिहास को लेकर फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के द्वारा सदन में दिए गए एक बयान पर देश भर में फिर से बहस छिड़ गई है। हालांकि हाल ही में भारत ने औरंगजेब की कब्र और औरंगजेब से जुड़ी चीजों पर भी चर्चा और विमर्श छावा मूवी के आने के बाद देखा। इस पर नागपुर में हुई हिंसा पर हमने आपके साथ विमर्श भी स्थापित किया कि क्या कुछ हुआ। उसकी घटना के पीछे, औरंगजेब वाली जो घटना हुई नागपुर की, उसके पीछे सपा सांसद अबू आजमी का बयान बड़ा रीजन बना था। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने सदन में अपनी इम्यूनिटी का लाभ उठाते हुए एक ऐसा बयान दिया, क्योंकि सदन में दिए गए किसी भी बयान पर सांसद सुरक्षित रहते हैं, सदन ही इस विषय पर अपना स्टैंड ले सकती है। लेकिन इन्होंने यहां बयान देते हुए राणा सांगा के ऊपर एक टिप्पणी करते हुए उन्हें गद्दार कह दिया। गद्दार का जो इनका बयान आया, उस बयान के बाद पूरे देश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आने लगी। इन सांसद के बयान के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आने लगी, साथ ही साथ राणा सांगा का जो इतिहास है उसे खंगाला जाना शुरू हुआ। इनके बयान की प्रासंगिकता, इनके बयान की सत्यता तलाशा जाना शुरू हुआ। चर्चा थी कि रामजी लाल सुमन जो हैं, जो सपा के सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, उन्होंने राजपूतों के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के खिलाफ यह टिप्पणी कर दी कि यदि बाबर के जो वंशज हैं वो अगर मुसलमान हैं और उनके मुसलमान बाबर की अगर औलाद हैं तो हिंदू गद्दार राणा की संतानें हैं। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो बाबर के डीएनए से राणा सांगा का डीएनए और राणा सांगा के डीएनए में गद्दार जो शब्द है उसका इंसर्शन जो है वो इस बयान के अंदर सुनाई दे सकता है, जिसमें रामजी लाल सुमन सदन के अंदर कह रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में राणा सांगा के इतिहास में महत्व और जो ये बयान है कि राणा सांगा बाबर को लेकर आए, इसके बारे में इतिहास क्या कहता है, आज उसका हम अपने सेशन में विश्लेषण करेंगे। साथियों, चूंकि इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो किसी अन्य के कहने और सुने पर लिखी और पढ़ी जा रही हैं, इसलिए सत्यता की प्रामाणिकता अधिकतम सोर्सेस से की जा सकती है कि इस किताब में यह लिखा गया है, इस किताब में यह लिखा गया है। तो तमाम सोर्सेस को हम आपके साथ यहां साझा करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी बुक के अंदर क्या लिखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इतिहास में लोग थे अब वो अपनी गवाही देने के लिए तो उपस्थित होंगे नहीं, इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा कही गई बातों को ही फिलहाल आप और हम रेफरेंस में देखने के लिए उपस्थित हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल के लिए हम इतिहास के तथ्यों को ही असल में गवाही के रूप में सामने रखने वाले हैं। कौन सी बातें, तो पहले राणा सांगा के बारे में जान लेते हैं और बाबर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये दो ही किरदार हैं जिनकी चर्चा होने जा रही है। बाबर का जिक्र हमने उस दिन भी किया था जब औरंगजेब को लेकर के बहस छिड़ी थी। तब हमने बताया था कि भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला व्यक्ति बाबर ही था। बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी जो कि सल्तनत डायनेस्टी से था, यानी कि लोधी डायनेस्टी से था, सल्तनत काल का समय था। सल्तनत डायनेस्टी में लोधी इब्राहिम को हराकर बाबर ने भारत में एंट्री की थी। पहला पानीपत का जो युद्ध था उसके बाद ही बाबर की एंट्री भारत में हुई थी। अच्छा, जहां से ये आया था वो जगह फरगना थी। बाबर जहां से भारत आया था, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान का समरकंद बाबर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही। बहुत सारा इतिहास है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर कुछ और तथ्य भी, जैसे काबुल, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, दिल्ली, इन सबको आप एक एक करके दिमाग में बिठाते जाइएगा। मैं आगे चलकर इन सब पर चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। चर्चा होती है राणा सांगा की, तो राणा सांगा या फिर मेवाड़ डायनेस्टी अपने आप को भगवान राम का वंशज मानती है। भगवान राम के वंशज में सिसोदिया डायनेस्टी से वो रिलेट होती हैं, और सिसोदिया डायनेस्टी में राणा सांगा जो हैं ये 1508 से लेकर 1527 तक एज ए रूलर रह चुके हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे थे। उनमें से एक बेटे का नाम पृथ्वीराज, दूसरे का नाम जयमल, तीसरे का नाम संग्राम सिंह। उन्हीं संग्राम सिंह का नाम राणा सांगा पड़ा। कहते हैं कि तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ तो राणा सांगा की एक आंख फूट गई। तब रायमल ने खुद राणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी राणा सांगा से पहले जो रायमल थे उन्होंने राणा सांगा को उत्तराधिकारी घोषित किया। और कहते हैं कि एक परंपरा यहां पर टूटी थी कि एक राजा जिसकी एक आंख नहीं है
उसे भी राजा बनाया गया था। और कहते हैं कि जब राणा सांगा युद्ध में थे तो उनके युद्ध के दौरान हाथ भी कट गया था। तो इस तरह से राणा सांगा अपने शरीर पर 80 घाव लेकर कई युद्ध लड़ चुके थे और उन्होंने लगभग 100 से अधिक युद्धों को जीता था। इस तरह की इतिहास के अंदर इतिहासकार जानकारी देते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और कहानी जो आपको इतिहास की पता होनी चाहिए, वो इस मैप के माध्यम से आपको समझनी होगी। दो इतिहास की घटनाएं हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक है दिल्ली के अंदर सल्तनत पीरियड, और दिल्ली के अंदर जब सल्तनत पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के सल्तनत पीरियड में सबसे आखिरी जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। सल्तनत बोले तो सुल्तान से बनकर के जो डायनेस्टी आई वो सल्तनत पीरियड कहलाई। इसके अंदर सबसे एंड में जो डायनेस्टी आई दैट इज लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक रही। अब मैं आपको उस समय का भारत का मैप दिखा रहा हूं, या फिर यह कहिए कि उस समय किस तरह की परिस्थितियां मैप पर देखी जा सकती थी, कौन कौन किस क्षेत्र पर राज किया करता था। एक बार के लिए इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। आपको यहां पर सल्तनत ऑफ दिल्ली मार्क दिखाई देगा, जहां पर इब्राहिम लोधी वर्ड लिखा हुआ संभवतया आपको विजिबल हो। ये जो सल्तनत काल के अंदर इब्राहिम लोधी आपको दिखाई दे रहा है, ये लोधी डायनेस्टी का 1526 के अराउंड का कालखंड है, मतलब 1524 से 26 के बीच का ये कालखंड है। और दूसरी चीज जो आप यहां पर ऑब्जर्व करें वो आपको नोटिस करनी चाहिए, द राजपूत कन्फेडरेशन अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब यहां पर थे राणा सांगा, उत्तर की तरफ थे सल्तनत पीरियड में इब्राहिम लोधी। अब इस इब्राहिम लोधी का जो क्षेत्र है, इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इस तरह से इस पूरे पंजाब के माध्यम से फैला हुआ था। आप इस पूरे क्षेत्र को ऑब्जर्व करें तो सल्तनत पीरियड इतने क्षेत्र में था। जिस क्षेत्र में यह था वहीं पर आपको दिल्ली विजिबल हो जाएगा। यह रहा पानीपत और दिल्ली। दिल्ली और पानीपत पड़ोसी है, मतलब दिल्ली के लिए लड़ाई होती थी तो पानीपत में होती थी। मतलब आप ऐसे समझिए कि पानीपत ही क्यों चुना गया, तो दिल्ली में तो कहां लड़ोगे, तो चलो पानीपत में लड़ लेते हैं। जैसे ना घर में आप आ गए तो चलो सड़क पर लड़ लेते हैं, तो दिल्ली के लिए पानीपत एक बैटल फील्ड था कि यहां से आगे आपको लड़ना है तो वहां जाके लड़के आ जाएंगे। अच्छा, तो दिल्ली तक पहुंचना, दिल्ली का मतलब भारत के केंद्र पर पहुंचना, भारत के ऊपर राज करना। दिल्ली तक पहुंचने के लिए दिल्ली में ऑलरेडी बैठे हुए हैं लोधी। अब पूरे क्षेत्र के ऊपर तो एक राजा राज कर नहीं पाता, तो वो अपने नीचे कुछ सूबेदार जैसे लोगों को बिठाता है। इब्राहिम लोधी ने अपना एक सूबेदार बिठा रखा था और वो था दौलत खान लोधी। ये था पंजाब के अंदर। अब इस पूरी गणित को यहीं से समझना शुरू करिएगा। इस दौलत खान लोधी को अगर आप पंजाब में देखते हैं, अब ये लोधी ओरिजिनली थे कहां से? ओरिजिनली ये लोग थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जिस दौर में यहां पर लोधी डायनेस्टी चल रही है, उस दौर में बाबर अपने स्तर पर अफगानिस्तान के अंदर काबुल, कंधार, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका था। असल में बाबर खुद एक उज्बेक था। उज्बेकिस्तान के फरगना में, जो आज का उज्बेकिस्तान है, वहां के फरगना में उसका जन्म हुआ था और उसकी मंशा उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद, उसको लेने की थी। तो वो हमेशा समरकंद के लिए युद्ध लड़ता था, लेकिन समरकंद उसके हाथ नहीं आता था। लेकिन समरकंद से बचते बचाते फिर वो उज्बेकिस्तान के जस्ट दक्षिण में स्थित अफगानिस्तान पर कब्जा करने पहुंच जाता था। तो एक तरीके से जिस समय यहां पर लोधियों का राज चल रहा था, जो कि ओरिजिनली अफगानी थे, उस समय पर अफगानिस्तान में बाबर का था। तो बाबर को यहां के लोधियों में दौलत खान लोधी ने अपने पास बुलाया कि आप वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप यहां आइए। यह असल मायने में दौलत खान लोधी इब्राहिम खान लोधी का चाचा बताया जाता है, अंकल बताया जाता है, लेकिन यह इब्राहिम लोधी से त्रस्त था। तो इसने दौलत खान लोधी ने इनवाइट मारा बाबर को कि तुम यहां आओ, वहां कहां पड़े हो, वहां पर तो तुम्हारी सेना का खर्चा भी नहीं निकलेगा, इंडिया आओ और यहां आकर के यहां पे जितना हो सकता है, जो खजाना है जिस पर इब्राहिम लोधी बैठा है, इस पर आकर के तुम शासन करो। तो देखो, ये बाबर जो है काबुल में बैठा है और काबुल से बुला रहा है दौलत खान लोधी, और दौलत खान लोधी इसको नजारा दिखाता है कि तुम दिल्ली जाओगे। अच्छा, इसी बीच में इंडिया में कौन है? इंडिया में इस तरफ लोधी को हराने की महत्वाकांक्षा राणा सांगा ने भी ले रखी है। अच्छा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 बार ऑलरेडी हरा रखा था, खतौली के युद्ध के अंदर और धौलपुर के युद्ध के अंदर। 1517 और 1518 में
जब जब इब्राहिम लोधी की सत्ता को चैलेंज मिला राणा सांगा से, तो इब्राहिम लोधी यहां से निकलकर भागा ही था। तो राणा सांगा ने अपना जो क्षेत्र बनाया, वो क्षेत्र नीचे तक, गुजरात तक, इधर मालवा तक, मतलब राणा सांगा का क्षेत्र का जो प्रभाव है वो इस पूरे क्षेत्र में माना जाता था कि राणा सांगा उस समय इंडिया में लोधियों के पैरेलल एक बहुत बड़ी पावर बनते जा रहे थे। अब जब बड़ा पावर होता है तो पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो राणा सांगा का भी असल उद्देश्य दिल्ली पहुंचना था, और राणा सांगा उस कालखंड में विस्तार करते हुए दिल्ली के नजदीक आगरा, जैसे दिल्ली के एक तरफ पानीपत है और दिल्ली के दूसरी तरफ आगरा है, यह रहा आगरा। तो राणा सांगा आगरा तक पहुंच गए थे। आगरा के नजदीक एक रिवर है, उस पीलिया करके रिवर है, वहां तक राणा सांगा का विस्तार हो चुका था। तो दिल्ली के नजदीक आपका यहां पहुंचना लोधियों के लिए अपने आप में एक चिंता थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब के अंदर दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट कर लिया कि लोधियों को हराना है। हाँ, खुद भी उसी सत्ता का हिस्सा है, लेकिन दिमाग में क्या मंशा थी कि बाबर की असल मंशा तो समरकंद जाने की है, उज्बेकिस्तान जाने की है, वो इंडिया नहीं आएगा। तो अगर बाबर यहां आ गया तो यहां आकर के दौलत खान लोधी को दिल्ली की सत्ता संभला के चला जाएगा, और यहां से इब्राहिम लोधी हटेगा, मैं यहां पर शासन कर लूंगा। इसलिए इन्होंने इनवाइट मारा। अब जो बवाल हो रहा है वो किस बात पर है, अब उस पर आइए। बवाल इस बात पर हो रहा है कि राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। यह सारा की सारा कलेश मचा पड़ा है। कलेश किस बात का है कि राणा सांगा, जिनका इतना बड़ा खुद का अपना एम्पायर बन चुका था, उन्हें इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उन्होंने दौलत खान लोधी के साथ साथ बाबर को इनवाइट भेजा था। अब यह असल कलेश कहां से आता है वो भी समझ लो। बाबर की एक पुस्तक है जिसका नाम है बाबरनामा। उस बाबरनामा में मैं लेके आया हूं, मैं रेफरेंस में उस लाइन को पढ़ाऊंगा भी आपको, जहां पर यह बात मेंशन है कि बाबरनामा लिख रहा है, बाबर का जो बाबरनामा है जिसमें वो अपनी जीवनी लिख रहा है, उसमें कि यहां से राणा सांगा की तरफ से भी उनका वेलकम किया गया और यह कहा गया कि आप उधर से आओ और मैं आगरा वाली साइड से आता हूं। इब्राहिम लोधी दोनों का कॉमन दुश्मन है और इसको ये इधर से हराएंगे, ये इधर से हराएंगे। ये बात बाबरनामा में लिखी है। नंबर दूसरा, भारत का जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसके लिए जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, उन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में एक लाइन लिखी है कि शायद राणा सांगा ने, या शायद वर्ड का यूज किया गया है कि शायद राणा सांगा ने बाबर को लोधी को हराने के लिए इनवाइट किया था। अच्छा, इस बात में विश्वास क्यों हो जाता है? विश्वास इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों का कॉमन दुश्मन ये लोधी था। लोधी था तो इसका कॉमन दुश्मन होने की वजह से बुलाया जाना प्रतीत होता है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन किस बात का है? कॉन्ट्रोडिक्शन इस बात का है कि जिस राणा सांगा के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया था, तो राणा सांगा के समकालीन जितने भी टेक्स्ट लिखे गए या फिर जो पुरोहित लोग राणा सांगा जी की पूरी डिटेल लिखते थे, उसमें यह कहीं जानकारी नहीं है। हां, यह जानकारी जरूर है कि बाबर ने लोधी पर अटैक से पहले राणा सांगा से मदद मांगी थी, और उस मदद के नाम पर राणा सांगा ने एक बार के लिए सोच भी लिया कि इनकी मदद करी जा सकती है क्या। जब उन्होंने अपने सभासदों से यह बात पूछी तो उन्होंने कहा कि उसकी मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। इसके चलते राणा सांगा ने उनकी मदद को इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतिहास में बाबरनामा को सही माना जाए या राणा सांगा के समय लिखे इतिहास को सही माना जाए, दोनों समकालीन हैं, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा जो कहा गया है वही मान्य होता है। उस समय का विजेता बाबर बना, राणा सांगा तो हार गए थे। तो जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर से हारे, तो इसलिए राणा सांगा के खिलाफ जो भी बातें बाबरनामा में होंगी वो सारी की सारी बातें सही मानी जाएंगी। इतिहासकार हमेशा विजेताओं की इतिहास की ज्यादा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हारे हुए की कोई कहानी। वैसे ही है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जीत गया, जो सेलेक्ट हो गया, उसके बयान को सब सुनना चाहते हैं, लेकिन जो फेल हो गया उसकी स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल वैसे ही यहां पर राणा सांगा के इतिहास की प्रासंगिकता को मिटा दिया जाता है और कहा जाता है कि बाबर ने जो बाबरनामा में कहा होगा वही ठीक होगा। एक तथ्य और दिया जाता है यहां पर, और तथ्य क्या है कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खुद से ही 2 बार हरा दिया, जिसका ऑलरेडी इतिहास में डिटेल है।
1517 में खातौली के युद्ध में और 1518-19 के बीच में लड़े गए धौलपुर के युद्ध में। जिन दो युद्धों के अंदर राणा सांगा ने खुद इन्हें हरा दिया हो, उन युद्ध में मदद के लिए आप क्यों इनवाइट करेंगे बाबर को? यह तर्क है। तो यह तर्क बड़ा भारी है कि इब्राहिम लोदी को जब ये खुद हरा सकते थे तो फिर उनको बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। बट पॉइंट यही है कि चूंकि बाबरनामा में लिखा है तो उसको सही मान लिया गया। बाबरनामा में यही बात है कि उन्होंने कहा कि आप इधर से आओ और मैं आगरा साइड से आऊंगा। इंटरेस्टिंग बात, बाबरनामा में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो कि बाबर के विचार से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं। बाबर ने भारत को गंदा कहा, लोगों को बेकार कहा, यह बाबरनामा में लिखा है, और फिर वो भारत पर ही राज करके भारत में ही रहना चाहता है। यह बात बड़ी ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है। लेकिन हां, चूंकि विजेताओं का इतिहास है तो ऐसे में उस बात को लिखा गया और माना गया। ठीक है साहब। तो अब मैं आपको पूरे इतिहासकारों के मत बताते हुए आगे लेकर चलता हूं। तो इतिहासकार, तो मैंने पूरी कहानी को समझाने के लिए पूरा यहां पर ब्रीफ कर दिया है। अब इतिहासकारों के मत और तर्क समेत जो ईयर वाइज जो बातें वो जानते चलिए। तो पहली बात जो मैंने आपसे कहा कि मध्यकालीन भारत के अंदर बाबर के बारे में जो जानकारी दी गई है वो ये कि ये व्यक्ति पैदा कहां हुआ था, तो फरगना नामक राज्य में हुआ था जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, और इसकी चाहत समरकंद पर कब्जा करने की थी। तो एक बार के लिए अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, भारत और भारत से ऊपर सेंट्रल अमेरिका जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, उस सेंट्रल अमेरिका में एक देश है उज्बेकिस्तान, उस उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। अब बाबर के कालखंड में दुनिया कैसी थी, या फिर जिस समय यह आक्रमण हो रहा था उस समय दुनिया की क्या डायनामिक्स थी, एक बार वो देखें। देखो, ये जो काबुल वाला एरिया लिखा हुआ है ना, यही बाबर का एरिया था उस समय पर। इसके जस्ट उत्तर में आपको यहां पर समरकंद दिखाई दे जाएगा। इस समरकंद पर ही ये बार बार जाना चाहता था। इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, इसके जस्ट दक्षिण में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में पर्शिया, जिसको आज का आप ईरान कहते हैं, जो शिया समुदाय से मेजॉरिटी है, काबुल में बाबर ने इनसे मदद लेकर समरकंद तक पर भी चढ़ाई करी कि आपके साथ मिलकर के मैं यहां जाऊंगा और समरकंद पर कब्जा करूंगा, और कर भी लिया। लेकिन पर्शिया के उस समय के राजा थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकर आया हूं, उन्होंने डिमांड यह रखी कि अगर समरकंद पर तुम शासन करते हो तो हमारा जो मतलब विधान है जो इस्लाम को मानने का, उसकी तुम यहां पर चर्चा करोगे और उसकी किताबें छपवाओगे। यह वादा खिलाफी कर दिया। वादा खिलाफी कर दिया तो ये लोग वापस साथ छोड़ दिए और समरकंद के लोगों ने फिर बाबर को भगा दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा की पूरा एरिया है ना, ये वॉर जोन था। ठीक है। अब ये जो काबुल से इस तरफ जब आप निकलते हैं तो इधर की तरफ आपको दिल्ली सल्तनत दिखाई दे जाती है, और इसी दिल्ली सल्तनत में यहां पर है पंजाब, जिसको लेकर के आप और हम चर्चा कर रहे हैं। और ये पूरा की पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये उस समय राणा सांगा का जोन हुआ करता था, जिस राणा सांगा ने यहां पर दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी को रोक कर रखा था। टेक्निकल सी बात है कि अगर ये चाहता सल्तनत पीरियड, तो भाई ये तो लोधी तो यहां का भारत का सुल्तान कहलाया ना, वो चाहता तो दक्षिण की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन जिसने रोका था वो राणा सांगा थे। ये उनकी बारे में बात। ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर ये वाली बात मैंने आपको बताई। तो बाबर, अच्छा ये सब बातें मैं आपको बता दिया। हां, तो जब मैंने आपसे कहा कि बाबर का आक्रमण जो समरकंद पर हो रहा था, उस समय पर कौन सा पर्शियन राजा था, तो उसका नाम था शाह इस्माइल। शाह इस्माइल जो कि ईरानी राजा था, शिया राजा था। उसने ये डिमांड करी कि आप खुतबा पढ़वाएंगे मेरे नाम का। मतलब खुतबा के अंदर आप बताएंगे कि दुनिया में इस्लाम कैसे है, इस्लाम का सही तरीका क्या है। सार्वजनिक रूप से मिर्जा, ये जो शाह इस्माइल है, इसकी बातों को समरकंद में पढ़वाया लिखवाया जाएगा। लेकिन यह बात माना नहीं। यह भारत के मिडाइवल हिस्ट्री के इतिहास में सब बातें हैं जो लिखी हुई हैं, जिसको बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब यह बात नहीं हुई तो ऐसे में फिर इसका पर्शियंस के साथ अलगाव हो गया और इसे समरकंद छोड़कर वापस भागना पड़ा। और भागना पड़ा तो फिर बाबर आकर के फोकस किया अफगानिस्तान के अंदर, और यहां पर इसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बदखां, कंधार और काबुल, इन पर कब्जा कर लिया। और इसे एनी डे डर सताता रहा कि कहीं उज्बेक आकर के इस पर कब्जा ना कर दें। चूंकि इसको हमले का हमेशा डर रहता था और इसके पास धन का अभाव था कि भाई मेरे ऊपर कहीं ये ऊपर से हमला ना हो जाए, ऐसे में इसे अपनी सत्ता को प्रसारित करना था और सेना के लिए पैसा कमाना था। तो पैसे के लिए इसके पास जो उस स्थान था, भाई इनसे तो ये साथ लेकर गया था, तो इनके साथ तो वादा खिलाफी थी, तो इस तरफ तो जाने से रहा। तो इसको दूसरी तरफ यहां से बुलावा आया, क्योंकि यहां पर दिल्ली सल्तनत में लोधी का जो चाचा था, इब्राहिम लोदी का, दौलत खान लोधी,
उसका इनविटेशन इसको यहां पर दिया गया था। ठीक है साहब। कहते हैं कि बाबर ने भारत पर हमले से पहले 5 बार हमले का प्रयास किया। यह इसका 5वां प्रयास था और इस प्रयास के लिए ही सारा इतिहास जो बोला और लिखा जा रहा है उसको सुनते हैं। इतिहासकार रवि भट्ट की बात को अगर माने तो बाबरनामा के अंदर जो बातें लिखी हैं उसमें यह बात है कि राणा सांगा के बुलावे के जिक्र पर बाबर ने सिर्फ बाबरनामा के अंदर यह बात लिखी है। अब यह बात बाबरनामा के अंदर कहां है मैं वो दिखा देता हूं। यह बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इसमें अगर आप राणा सांगा डाल के सर्च मारते हैं 538 पेज का है। इसमें लिखा है कि वाइल वी वर स्टिल इन काबुल, जब हम काबुल में थे, राणा सांगा हैड सेंट एन एनवॉय टू टेस्टिफाई हिज गुड विशेस एंड टू प्रपोज दिस प्लान। क्या प्लान? इफ द ऑनर्ड पादशाह विल कम टू नियर दिल्ली फ्रॉम दैट साइड, आई फ्रॉम दिस विल मूव ऑन आगरा। इन्होंने अपनी इस लाइन में जो इन्होंने अपनी जीवनी के अंदर में लिखा, बाबरनामा में लिखा, तो उसमें इन्होंने यह कहा कि मुझे उनकी तरफ से एक एनवॉय आया, एक प्रतिनिधि आया और उसने कहा कि यदि आप दूसरी तरफ से हमला करते हैं तो मैं आगरा की तरफ से हमला कर दूंगा। ऐसा बाबरनामा के अंदर यह बात लिखी गई है। देखो, बाबर पर ट्रस्ट करना मुश्किल क्यों है इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि जब बाबर ने राणा सांगा को हराया, राणा सांगा से वो पहले खुद हारा। युद्ध जो खानवा का हुआ जिसके बारे में जिक्र होता है, खानवा से पहले बयाना का युद्ध था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर को पीछे धकेल दिया। फिर 40 किलोमीटर आगे जाकर खानवा में दोनों के बीच फिर से युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर जो है वो तोप गोले लेकर आया था। तोप गोले जो कि पहले भारत को अननोन थे, भारत को नहीं पता था। लोधी के बारे में भी कहते हैं कि पानीपत का युद्ध वो इसलिए हारा क्योंकि बाबर बम गोले बारूद लेकर आया था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी युद्ध लड़ने का कोई सिस्टम होता है। खानवा, अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि बयाना से खानवा तक जब की जो लड़ाई है ना, बयाना से बयाना में हारना और खानवा में फिर से अटैक करना और राणा सांगो को हरा देना, इस बीच में बाबर ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। मतलब कुछ दिनों के अंतराल में इसने स्ट्रेटजी चेंज कर दी और इस युद्ध को जिहाद नाम दे दिया और जिहाद नाम देकर के यह कहा कि वो इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध राणा सांगा से नहीं, मुसलमानों के लिए युद्ध हो रहा है। यह जो इसने ट्रंप कार्ड खेला, इसके पीछे की क्या कहानी है? असल मायने में उस समय जो खानवा का युद्ध हो रहा था और उससे पहले बयाना का जो युद्ध था, उसमें मेवात के अंदर हुआ करते थे राजा हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती एक मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सूबेदार थे। ऐसे में जो मुस्लिम नेता थे या मुस्लिम लीडर्स थे, उनका साथ अपने साथ पाने के लिए, ताकि वो राणा सांगा के साथ युद्ध करते हुए अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील ना करें, उसने इस्लाम को युद्ध के अंदर डाल दिया। जो व्यक्ति राणा सांगा को हराने के लिए धर्म का साथ ले ले, कुछ ही मिनटों में यानी कुछ ही घंटों के अंदर वो इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि शराब हराम है और शराब की दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए, मेरा राज आया तो मैं पूरी तरह से शराब बंद कर दूंगा, इस्लाम के लिए शराब हराम है। जिहाद के नाम पर जो धर्म युद्ध का इसने उन्माद छेड़ा, उस उन्माद से इसने सारी की सारी वॉर टैक्टिक्स में एक तो बम गोले और साथ में धर्म का साथ लेकर राणा सांगा को हराने का जो इसने प्रयास किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब युद्ध के बाद इसने अपनी बातें लिखी हों, उसमें यह बात लिखते समय कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया था ताकि इतिहास, मैंने कहा विजेताओं का इतिहास होता है, वो इतिहास जब पढ़ा जाए तो राणा सांगा को कभी भी उसके बराबर राजा ना माना जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि राणा सांगा को हराने के लिए उसने धूर्तता का पालन किया था। उसने राणा सांगा को यह दिखाने का प्रयास किया कि वो नहीं कर पाया, वो काम मैं कर गया। ठीक है, तो इस तरह की लाइनों पर एक प्रकार का प्रश्न खड़ा होता ही है। खैर, इस बीच में पंजाब के अंदर बाबर जब आया तो यहां पर जो कहानी मैंने आपको बताई वो बता दी। अच्छा, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन सी किताबों का हमने कंटेक्स्ट आपके साथ साझा किया है? तो यदुनाथ सरकार की किताब है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि इब्राहिम की सेनाओं के पैर इसलिए उखड़ गए क्योंकि वो गोला बारूद लेकर आया था। ऐसे गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा और गोवर्धन राय शर्मा की जो किताब है उसमें लिखा गया है कि बाबर ने राणा सांगा से संपर्क साधा ताकि वह इब्राहिम लोधी के खिलाफ अभियान में उसकी सहायता करे। तो अगर आप एक किताब वो सही मानते हैं तो दूसरी किताब ये भी है जो कहती है कि बाबर ने अपनी तरफ से हेल्प मांगी थी कि आओ और हमारा सहायता करो इसके अंदर। एनीवे, तो अब हाँ, अपने लिए जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला जो सोर्स है, उस सोर्सेज में मिडाइवल हिस्ट्री जो लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर,
उसके अंदर ये जो लाइन है कि शायद उन्होंने मदद की थी या उन्होंने बुलावा दिया था, उसी से सारा के सारा मसला निकला हुआ है। सतीश चंद्र लिखते हैं अपनी किताब में कि राणा का प्रभाव धीरे धीरे आगरा के पड़ोस की एक छोटी सी नदी जिसका नाम पीलिया खार है वहां तक बढ़ चुका था। सिंधु गंगा वादी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए चुनौती थी, इसलिए सांगा ने बाबर को निकाल बाहर करने और कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारियां शुरू कर दी। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए वही वाली बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आगरा के नजदीक पीलिया खार तक राणा सांगा पहुंच चुके थे और राणा सांगा का मानना था कि भैया तुमने इनको हरा भले ही दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर राज नहीं करने दूंगा, तुम्हें पीछे धकेलूंगा। और उसी बीच में इसने सारा की सारा खेल कर दिया। ठीक है, तो बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा ने विदेशी आक्रमण से लड़ने के लिए राजस्थान के सभी राजपूत शासकों की सेना को एकजुट कर लिया था। राणा सांगा ने मुगल अग्रिम रक्षक को हराया था। इस युद्ध में संगर खान कमांडर इन चीफ हार गया था और मारा गया था। बाबर ने शराब नहीं पीने का इसके बाद ही संकल्प लिया और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। मतलब उसने यह तय किया कि अगर अब इनसे लड़ना है, मेरा कमांडर इन चीफ मारा जा चुका है, तो इस्लाम का साथ लेना पड़ेगा, जिहाद शब्द यूज करना पड़ेगा। बस यहीं से आगे निकलते हुए उसने अगला ठिकाना 40 किलोमीटर दूर खानवा में बनाया और वहां पर कहते हैं कि वो गोला बारूद लेकर यहां पर पहुंचा, लेकिन उसने पूरी तरह से यह चीज तय कर दी कि मैं अब इस युद्ध को किस तर्ज पर लड़ूंगा। तो मार्च 16 1527 को फिर खानवा के अंदर युद्ध होता है और इस खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा हार जाते हैं। एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है उसमें यह बात है कि शायद इस दौरान राणा सांगा भी बाबर को भारत आने के प्रस्ताव भेजा था। यह बाबरनामा के कंटेक्स्ट को लेकर के उन्होंने यहां पर यह लाइन लिखी, लेकिन जब नई एनसीईआरटी लिखी गई तो उसके अंदर से इस बात को हटा दिया गया। यह ओल्ड एनसीईआरटी है जिसमें यह बात मेंशन है, probable that a messenger from Rana Sanga arrived at the same time inviting Babur to invade India। मतलब जिस समय पानीपत के युद्ध के लिए इनको बुलाया गया। नई एनसीईआरटी से ये सब हटा दिया गया। खैर, कुल मिलाकर के ये जितनी भी किताबें हैं, जिन किताबों के अंदर ये सारी बातें की गई, मैंने उन सबका सार आपको बता दिया है। बस प्रमाण में मैं इतना कह सकता हूं कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा को बाबर की जरूरत नहीं पड़ती। ये दो युद्ध प्रमाण है जिसमें खातौली का युद्ध और धौलपुर का युद्ध शामिल है। खातौली के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने हराया था और धौलपुर के युद्ध के अंदर भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो जिनको वो खुद हरा चुके थे उसको हराने के लिए बाबर की जरूरत उन्हें नहीं थी। यह केवल बाबर की युद्ध के अंदर जीतने की करो या मरो की स्थिति थी, जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा झूठ, फरेब, धर्म, इन सब का उपयोग करके युद्ध जीतने की जो कवायद रही, उसी के तहत उन्होंने भारत के अंदर भी ये सारे प्रयास किए और संभवतः वो उसमें कामयाब हुए। और जो इतिहास लेखन हुआ, उस इतिहास लेखन को आजकल के ये जो राजनेता हैं वो इस तरह से परोस रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार था जिसने देश के साथ गद्दारी कर दी। राणा सांगा वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली को पाने के लिए अपने पूरे मेवाड़ के राजाओं को एक किया। राणा सांगा वो व्यक्ति था जिसने धर्म के अंदर एक दूसरा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ रहा था, जो जगह वर्चस्व की लड़ाई थी, उसे उस व्यक्ति ने धर्म युद्ध में बदल दिया था। बाबर ने उसे धर्म युद्ध में बदल दिया था। तो कहा जाए तो राणा सांगा दूसरी तरफ खड़े हुए सनातन के लिए या भगवा धारण किए वो राजा थे जो धर्म युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि अब दूसरी तरफ से जिहाद की घोषणा हो चुकी थी। इस्लाम के नाम पर वो इस युद्ध को लड़ता जा रहा था। कुल मिलाकर जब इस तरह के इतिहास को लेकर टिप्पणियां होती हैं, एक ही सवाल दिमाग में रह रहकर आता है कि अगर वाकई में ये आक्रांता जीते होते तो आज फिर इस देश में बहुतायत में हिंदू क्यों होते, या फिर बहुतायत में इतनी बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की क्यों होती जो सनातन मतावलंबी हैं। कुल मिलाकर के सनातन सत्य है और सनातन सब तरफ व्याप्त है। सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इतिहास को सब लोग अपनी सहूलियत और अपने नजरिए से पढ़कर, अपने आज के लाभ के लिए पढ़कर उसका उपयोग कर रहे हैं। बेहतर होगा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जिससे देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, सामाजिक वैमनस्य स्थापित हो। इससे बचने की हमें सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।